हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्वेतांबरी स्कूल ऑफ होम साइंस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी पेपर 1 और पेपर 2 के एनालिसिस एज वेल एज उसकी प्रिपरेशन फॉर द दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। होम साइंस पर्टिकुलर हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो रहेगा और साथ के साथ कट ऑफ की बात भी मैंने बहुत ही ज्यादा क्लियरली और प्रॉपरली आप सब लोगों से कर ली थी। आज के वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं पेपर 2 के लिए एज वेल इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर जरूर लेके आएंगे एंड आई ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इन सब से रिगार्डिंग शेयर जरूर करूँ। सीधा चलते हैं अपनी आज की वीडियो से रिलेटेड और जो ये क्वेश्चंस हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है और वो क्वेश्चंस को आप किस तरीके से कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आपको जरूर प्रीवियस ईयर से पता चलेंगे। यहाँ पर आज इसी की बात करते हैं। फाइन, चलिए। तो 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग यहाँ कर चुके थे, अब आगे के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पे 21st क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अपैरल से मिला है। अपैरल से अपैरल डिजाइनिंग इज योर चैप्टर 4। मार्क माय वर्ड्स गाइस, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू डू मार्क माय वर्ड्स। आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस पता होना जरूरी है। अगर आपने प्रिंट भी निकाल रखा है सिलेबस का, स्टिल आई मस्ट से उसको 1 से 2 बार थॉरली अच्छे से पढ़िए। और जिन्होंने नहीं निकाला तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी आप लोगों से कि आप उसको हैंड रिटन कर लीजिए बिकॉज यू शुड नो। डोंट से कि पेपर कहीं बाहर से आया, पेपर बाहर से नहीं आता, पेपर यहीं से आता है, हमें पता नहीं होता। फाइन, चलिए। यहाँ जो क्वेश्चन हमारे सामने है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू आर अपैरल डिजाइनिंग, जिसमें सीम्स की बात हो रही है और हमारे पास क्लासेस ऑफ सीम स्टिचेस ये सारा का सारा है। इवन दो यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो मैंने वहां पर ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से समझाया है। एज वेल एज अन अकेडमी के चैनल पे भी अगर आप जाके मेरे को सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको ये जरूर मिल जाएगा। फाइन, यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम अपने डिफरेंट काइंड ऑफ सीम्स के बारे में। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ वी हैव 8 सीम्स। गाइस 8 तरह की सीम्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है। अगर हम देखते हैं कि ये सीम्स कौन कौन सी हैं तो आपकी अगर मैं फ्लैट सीम की बात करती हूँ तो ये आपकी 4th नंबर की सीम है। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड सीम इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ, ये सीम के क्लास होते हैं। ये क्लास फर्स्ट जो है दैट इज योर सुपर इम्पोज्ड सीम। ऐसे ही फिर आती है आपकी लिपिड सीम, फिर आती है आपकी बाउंस बाउंड सीम, देन वी हैव फ्लैट सीम। 8 बताई है मैंने, है ना। फिर आती है आपकी डेकोरेटिव डेकोरेटिव सीम। फाइन, एज नीटनिंग सीम, applied seam, and last is enclosed seam. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, 8 तरह की यहाँ पर हमारे पास सीम्स जो है वो मौजूद है और हर एक सीम का एक अपना फंक्शन, अपना रोल यहाँ पर रहता है। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड सीम की अगर मैं बात करती हूँ कि वो सीम मेरी किस तरह की होती है तो ऑर्डिनरी यूज्ड सीम होती है। रूटीन के अंदर जो है वो हम इस सीम को यहाँ पर यूज करते हैं, सुपर इम्पोज्ड वाली। ठीक है, ऑर्डिनरी सीम है। ऑर्डिनरी सीम मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्लाईज। यहाँ पर प्लाईज का मतलब होता है लेयर्स।
किसी को अगर नहीं पता, प्लाइज का मतलब होता है लेयर्स। अब हम क्या करते हैं, कपड़े की दो सतह को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और सिलाई मार देते हैं। सो टू और मोर प्लाइज ऑफ फैब्रिक यूजुअली ज्वाइंट विद सीम अलाउंस एज, और साथ में सीम अलाउंस रखते हैं। सीम अलाउंस का मतलब क्या होता है, स्पेस दे देते हैं जहां से हम अपने कपड़े को कम या ज्यादा, मतलब फिटिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड, क्योंकि सुपर इम्पोज्ड है इसके साथ मैच करेगा। इज दैट क्लियर? तो ऑर्डिनरी सीम है। फिर हमारी बात करते हैं, हमारे पास है बाउंस एज और फ्लैट सीम की। ठीक है ना, सो बाउंड सीम, बाउंड सीम क्या होती है, जब दो फैब्रिक्स, टू फैब्रिक्स की जरूरत होती है हमें, तो हम एक एज से दूसरे की बाउंड्री को अटैच कर देते हैं। मतलब ये हमारा डेकोरेटिव पर्पस भी होता है और ये हमारा फंक्शनल पर्पस भी होता है। दो पर्पस जो है वो यहाँ पर इस सीम से हमारे सॉर्ट हो जाते हैं। किससे? बाउंड सीम से गाइस। सो नैरो स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक encompass the cut edge of one or more plies. फाइन। फ्लैट सीम हमारी दो पीसों को जब हम अटैच करते हैं, एंड एज फिनिश जब हम जो किनारी होती है ना, बेसिकली जो किनारी होती है उसको ज्वाइन करते हैं। फाइन। 30 ठीक है। प्रोवाइड फिनिश फॉर अ सिंगल प्लाई। सिंगल प्लाई का मतलब क्या है कि आपका कोई कपड़ा है, सपोज ये आपका कपड़ा है, इसको कोने से, जैसे आपने सुना होगा इंटरलॉक ओवरलॉक कराते हैं आप अपने, ताकि एजेस जो है वो फ्रे ना हो। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया एंड सपोर्टेड बाय मेनी कंट्रीज। कि इंडिया ने स्पॉन्सर किया और बहुत सारी कंट्रीज ने सपोर्ट किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA adopted a resolution declaring 2023 as a, सो 2023 को क्या उन्होंने मतलब ऐसा क्या रेजोल्यूशन लिया, किस किस ने? इंडिया ने तो लिया ही, स्पॉन्सर तो इंडिया ने किया, लेकिन और भी काफी सारी हमारी यहाँ पर कंट्रीज थी। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो कौन कौन से थे? बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, इंडिया तो था ही, केनिया, रशिया, आप इनको याद भी कर सकते हो, है ना, नाइजेरिया, ये हो गई 1 2 3 4 5 कंट्रीज। देन स्नेगल, SENEGAL, सिक्स्थ कंट्री हमारी। तो इंडिया ने बांग्लादेश, केनिया, नेपाल, नाइजीरिया, रशिया और स्नेगल के साथ एक टेबल पे बैठ के एक रिसोल्यूशन लिया। क्या एंटाइटल्ड था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। कुपोषणता को हटाने के लिए 70, एटलीस्ट मोर देन 70 कंट्रीज ने ये इसको को स्पॉन्सर किया और अट्रैक्ट किया, और लेकिन मेन स्पॉन्सर इंडिया था इसके लिए। तो उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया 2023 को, ताकि कुपोषणता जो है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। अच्छा, जैसा ये वाला क्वेश्चन है ना गाइस, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन किसी ऐसे ही बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि रीसेंट क्वेश्चन है, रीसेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही अगर कोई भी चीज लाइक टेक्सटाइल से रिलेटेड आ सकता है, फूड से रिलेटेड आ सकता है, या कोई भी इन्होंने जैसे पहले आता था NEP का आ जाता था, नीति आयोग का आ जाता था, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। पॉपुलर थ्योरी, ऐसी कौन सी थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है डेवलपमेंट एज प्राइमरली, पहले तो भाई डेवलपमेंट अनकॉन्शियसली होती है एंड हैवीली कलर्ड होती है इमोशंस के साथ, और बाद में उसमें सरफेस के करेक्टरिस्टिक्स आने शुरू हो जाते हैं, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक वर्क हो जाता है गाइस। जैसे ही सिंबॉलिक वर्क आ जाए ना, तो समझ लेना आंसर आप लोगों को, मतलब लाइक जब अगर आपने ये सारी कॉग्निटिव, इकोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी या फिर आपने साइको एनालिटिक थ्योरी अगर पढ़ी है, तो अगर पढ़ी है तो ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स है जिसको पढ़ते ही आपको आंसर जो है वो सामने ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। सो थ्योरीज को हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो जो हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी है जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी और उसके फॉलोअर्स ने उसको आगे काम किया था उसके ऊपर, तो उन्होंने प्रॉपरली बताया था कि अनकॉन्शियस माइंड, इमोशंस और अर्ली एक्सपीरियंस, लाइक बच्चा जब होता है उसके अर्ली एक्सपीरियंस उसके पूरे के पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट को शेप देते हैं, उसके बिहेवियर को शेप देते हैं। ठीक है। और वही क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अनकॉन्शियस प्रोसेस। अब आपने देखा है जब बच्चा पेट में होता है तब भी वो डेवलप हो रहा होता है, उसके बाद जब वो छोटा होता है उसको लैंग्वेज नहीं आती, कुछ नहीं आती, बट स्टिल ही इज लर्निंग डे बाय डे। फाइन। सो दैट इज आर साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है। साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि दी किसने थी। ठीक है। क्योंकि रीजन इज हमारे पास क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। फाइन। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, हर बार एवरी ईयर ऑलमोस्ट वी गॉट अ क्वेश्चन ऑन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। हर बार हमें मिलेगा टाइप 1 और टाइप 2 एरर का। सो पॉसिबल कॉज ऑफ टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज, पॉसिबल कॉज क्या है, पॉसिबल कारण क्या है। अब देखो, टाइप 2 एरर कोई भी चीज, अब जैसे जब आप सब लोगों ने मास्टर्स के अंदर अपनी डिसर्टेशन की है तो आपने जब एक प्रॉब्लम देखी होगी उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने एनालाइज किया होगा, यस ये तो प्रॉब्लम है लेकिन इट कुड बी पॉसिबल कि जो हम हाइपोथेसिस एज्यूम कर रहे हैं वो पॉसिबल भी है और उसकी पॉसिबिलिटी कम भी है, दोनों चीजें होती है ना। तो ऐसे ही पॉसिबल कॉज क्या है, टाइप 2 एरर। पहले तो ये पता होना चाहिए कि टाइप 2 एरर हमारा बेसिकली होता क्या है, उसको हम फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं। तो टाइप 2 को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव। बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आता ही आता है। ठीक है। सो फॉल्स नेगेटिव भी इसको कहते हैं और ये कब अकर करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जब नल हाइपोथेसिस इनकरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फाइन। डिफरेंट डिफरेंट कारण है भाई, कब कब चांसेस हो सकते हैं, अगर हमारा जो सैंपल का साइज है वो इनएडिक्वेट है, मतलब प्रॉपरली सैंपल साइज ही नहीं चूज किया गया, कोई भी स्मॉल हमारा इफेक्ट साइज है, टेस्ट और एनालिसिस इन अप्रोप्रिएट है, जो डाटा की वैलिडिटी है वो सही नहीं है, कोई भी एक्सटीरियर वॉइस उसके अंदर आ रही, वॉइस मतलब होता है कि बाहर से कोई भी उस डाटा को खराब कर रहा है, अल्फा लेवल सिलेक्शन हो गई, एजम्पशन वायलेशन हो गई, या फिर स्टडी के अंदर ही हमारे कोई भी गड़बड़ है, फ्लॉज है। ठीक है। तब हमारा टाइप 2 एरर बेसिकली जनरेट करता है। सो सबसे पहले मेजरमेंट का एरर। ठीक है। ज्यादा कम हमारे पास एन टू स्मॉल का मतलब क्या होता है, एन क्या होता है, सैंपल साइज, सैंपल साइज बहुत छोटा हो। ठीक है। अब अगर सैंपल साइज छोटा होता है ना तो गलतियां होना, कमियां होना ज्यादा हो जाता है। एंड ट्रीटमेंट इफेक्ट नॉट प्रॉपरली अप्लाइड, जो भी मैंने ट्रीटमेंट बोली, मतलब ट्रीटमेंट मतलब जो भी सॉल्यूशन दिया वो प्रॉपरली अप्लाइड नहीं हुआ या मेरे फिर टूल्स अप्लाइड नहीं हुआ कुछ भी, तब टाइप 2 एरर जो है फॉल्स नेगेटिव कुड बी पॉसिबल। दैट्स व्हाई ए बी एंड डी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हम लोगों की जो डेवलपमेंट होती है ना वो शरीर की कैसे होती है, सपोज ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये है। अब ये शरीर की डेवलपमेंट कैसे होती है, हम इस साइज में बढ़ते हैं या फिर इस साइज में, है ना, इन्हीं दोनों तरीके से बढ़ते हैं, मतलब लंबाई में और चौड़ाई के अंदर बढ़ते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा। अब इन्होंने पूछा है सीक्वेंस बताना है ग्रोथ का, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक जब हम बढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं। जब हमें पता चलेगा इसको क्या बोलते हैं तो ये तो पर्टिकुलरली हमें एग्जैक्टली पता चल ही जाएगा। ठीक है। तो जब भी हमारी बॉडी टॉप से बॉटम की तरफ ग्रो करती है उसको हम सीफ्लोकॉडल प्रिंसिपल का नाम देते हैं,
और और ऑन द अदर हैंड अगर इस तरीके से बढ़ती तो उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, उसको इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है गाइस, सबसे पहले बच्चे के क्या बनते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। जब बच्चा पेट में होता है, प्रीनेटल जब टाइम होता है, उस टाइम उसका हार्ट, उसका ब्रेन, उसके लंग्स, उसकी किडनी, ठीक है, उसके सारे सिस्टम्स ये बनते हैं पहले, बाद में उसके हाथ पैर और सबकी डेवलपमेंट होनी शुरू होती है, ठीक है। तो वो मतलब इनवर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, और बच्चा छोटा होता है उसके बाद वो हाइट में बढ़ता है, तो उसको हम सीफ्लोकॉडल बोलते हैं और इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना चाहिए। 26 क्वेश्चन के अंदर पूछा है डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स, डायरेक्ट करना, यहाँ पर डायरेक्ट पिक्चर डायरेक्ट करने वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं, पर डायरेक्टिंग किस चीज को, डायरेक्ट मतलब करना निर्देशन में शामिल है। निर्देश कब देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल अगर चलो मैं पिक्चर के डायरेक्टर की बात करती हूँ, तो वो डायरेक्टर आपको क्या करता है, आपको स्पष्ट रूप से बताता है, तो सबसे पहली चीज वो क्या करता है, कम्युनिकेट विद यू, वो आपसे बातचीत करता है, ठीक है, आपको प्रोत्साहित करता है, और अपनी लीडरशिप की तरीके से, देखो इनोवेशन तो नहीं होगा यहाँ पर भी आपका चलेगा, तो एलिमिनेशन भी, ठीक है, एलिमिनेशन भी चलेगा, लीडरशिप इनोवेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई किसी ने निर्देश देने हैं, किसी ने डायरेक्ट करना है, और अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, आप अपना कोई नया इनोवेशन लगाओ कि भाई नहीं इसका तो तुक ये बनता है, दैट कुड नॉट बी पॉसिबल, सो इनोवेशन तो नहीं होगा, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नहीं होगा। फाइन, एंड बी इज एक्टिवेटिंग, परिचालन, परिचालन भी नहीं कर सकते ना हम इस चीज के अंदर, सो मोटिवेट होता है, डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेट होता है और लीडरशिप क्वालिटीज होती है। देन एक क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ठीक है, उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, सो वी गॉट आवर आंसर 3। इसकी कंप्लीट जो कैलकुलेशन है विद सम ऑफ द क्वेश्चंस, विद सम ऑफ द क्वेश्चंस, आई रियली लाइक टू प्रोवाइड यू अ कंप्लीट स्टैट्स वाला रिसर्च, ठीक है, जहां पर भी ये स्टैटिस्टिकल के रिसर्च, इनके फॉर्मूलाज और ये आएंगे, उस सब के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो जो है वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए, इम्पोर्टेंट मैंने पढ़ा रखा है, ये बिल्कुल डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है, इवन दो यूट्यूब वीडियोस के अंदर आप अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलिटी वूल्स, स्पेशलिटी वूल्स देखते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, एंड आई ट्राई टू पुट द लिंक इन अबव आई सेक्शन ऑल्सो, ओके। सो इनमें से कौन सा नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, सो वैक्यूना, सीसल, अर्मिड एंड एनिडिस डेक्स। आप बोलोगे कि मैम ऑलमोस्ट सारे आपके नेचुरल फाइबर्स है, बट प्रोटीनिक कौन सा है, प्रोटीन वाला यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो गाइज विकुना वूल जो है वो हेयर है किसके, साउथ अमेरिका, अमेरिकन विक्यूना के, और ये एक कैमल की फैमिली का ही एनिमल है हमारे पास, ठीक है। इसकी एक्सट्रीमली फाइन वूल होती है, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये 3 साल में एक बार ऊन देता है, यू कैन अंडरस्टैंड नो, है ना, ये 3 साल में एक बार ऊन जो है वो प्रोवाइड करता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक है, देखो assertion दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ बॉडी इज नॉट फॉर स्टैटिक पोस्चर। भाई मेरे शरीर की अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि चारों पहिए सीधे सीधे चलने चाहिए, साइकिल की अलाइनमेंट और बाइक की अलाइनमेंट कब बिगड़ती है, जब उसका स्टीयरिंग जो उसका हैंडल है वो हिलने लग जाता है, तो ऐसे ही शरीर की अलाइनमेंट कब होती है, कहते हैं हमारे कहीं पीछे दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, सो इम्पॉर्टेंट क्यों है अलाइनमेंट बॉडी की, वो इसलिए नहीं कि वो स्टैटिक पोस्चर इज नॉट फॉर स्टैटिक पोस्चर, स्टैटिक मतलब क्या होता है, जमा हुआ,
बट एज मीन ऑफ हैंडलिंग द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। गाइज जब मूवमेंट होती है ना, तब पोस्चर कैसा बन जाता है? डायनामिक। ठीक है ना, डायनामिक बन जाता है। तो इन्होंने नॉट लगा के इसको डायनामिक प्रूफ कर दिया है। सो ये सही कह रहे हैं कि शरीर को स्थिर स्थिति के लिए एक सीध में रहने का महत्व नहीं है, बल्कि इसका महत्व क्या है कि जिस वक्त हमारी मूवमेंट हो रही हो उस टाइम पे शरीर का अच्छे से रख रखाव किया जा सके। सो यस, दिस वन इज ट्रू। फाइन, जैसे ये ट्रू हो जाता है तो ये एलिमिनेट हो जाता है। रीजन, एज लॉन्ग एज बैलेंस ऑफ हेड ओवर चेस्ट। अब मेरा सिर अगर मेरी चेस्ट के ऊपर सही से टिका हुआ है, और चेस्ट जो है वो पेल्विस क्या होता है? नीचे का, जहां पर हमारा रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम होता है वहां का, उस पे टिका हुआ है। ठीक है, मेंटेन्ड एट वर्क एंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, मिनिमम ऑफ मस्कुलर एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द बॉडी अपलिफ्ट। मेरा सिर अगर ऐसे टेढ़ा है तो क्या होगा? दर्द होगा, यहाँ स्ट्रेन होगा, और मेरी चेस्ट पे एक ही तरफ भार होगा। दैट इज नॉट प्रॉपर। सो अगर वो सेंटर में है तो ये अलाइन है, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ सीधा है तो अलाइन है, तो दैट इज अ बैलेंस। दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो इसीलिए रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की। Next question, 30th question. A design which provides a single common weight to all the sample units. Single common weight की बात हो रही है सारे samples के अंदर। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ वेटनिंग डिजाइन। इस तरह के डिजाइन के अंदर हर एक यूनिट जो होती है, हर एक सैंपल के अंदर, उसके अंदर इक्वल वेट होता है। इस उससे नहीं कि उसका करेक्टर क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, इस सब से रिगार्डलेस। ठीक है, हम क्या इंश्योर करते हैं कि हर एक सैंपल यूनिट के अंदर इक्वल चांस हो कि वो सेलेक्ट कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके ओवरऑल स्टडी पे, इररिस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर देखो एक और चीज इसको मतलब एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि ये राउंड है। ठीक है, ये राउंड है। ठीक है, अब लेकिन यहीं पर एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, लेकिन सबका वेट 1 kg है। फॉर एग्जाम्पल सबका वेट 1 kg है, तो मुझे चाहिए 1 kg। ऐसा तो नहीं है कि मैं इनको नहीं चूज कर सकती, आई कैन, बिकॉज मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ वेटनिंग डिजाइन। मतलब कॉमन उनके करेक्टरिस्टिक्स की बजाय एट उनकी उनके वो डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, हर यूनिट का सैंपल कैरी करना इक्वल वेट होगा। मतलब इक्वल वेट यहाँ पर, अभी भी एक और चीज बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना कि मैम ने वेट लिख दिया। वेट का मतलब है भारनी, वेट का मतलब भारनी इंपॉर्टेंस से है गाइस। एक क्लास है, एक क्लास है। आप सब लोग हो, आप सब लोग एनटीए का एग्जाम दे रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किसी ने पेपर क्लियर किया है, किसी ने नहीं किया। आप मेरे स्टूडेंट रहे हो या नहीं रहे, आपने सब्सक्राइब किया या नहीं सब्सक्राइब किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द फॉर्म्स, मैं आप सबको इम्पोर्टेंस दे के एक सेम प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ। दैट इज सेल्फ वेटनिंग डिजाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और मैंने पढ़ाया भी है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे ये। डायरेक्ट मेथड फॉर द असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इंक्लूड। गाइस जिसको हम बोलते हैं ABCD, याद कर लो, न्यूट्रिशनल स्टेटस, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस आ जाए, ABCD को याद कर लो। ए से क्या है? एंथ्रोपोमेट्री। बी से क्या है? बायो chemical test. C is our clinical science, as well as D is my dietary rules. So anthropometric A क्या हो गया?
अब अगर मेरे को न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है अपना ही फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगी, अपनी हाइट देखूंगी, अपना वेट देखूंगी, अपना लाइक अपने सारे के सारे बॉडी के सरकमफ्रांस को देखूंगी, है ना, कि अपने वेस्ट को, हिप्स को, इन सब जगहों को देखेंगे, दैट इज एंथ्रोपोमेट्रिक। देन बायोकेमिकल टेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर अब आप यूरिन का टेस्ट देते हो, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज का हम टेस्ट देते हैं ना, हम ब्लड सैंपल्स देते हैं। क्लिनिकल, अब जाओ आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप जीभ दिखाते हो, कान दिखाते हो, आंख दिखाते हो, नाक दिखाते हो, लाइक दैट इज क्लिनिकल एंड डाइटरी। जब डॉक्टर हमसे ये पूछता है कि आपने खाया क्या था, आपने लास्ट 24 घंटे में खाया क्या था। फाइन, सो वी हैव, जब भी डायरेक्ट मेथड की बात होती है तो ABCD को याद कर लो, क्लिनिकल, बायोकेमिकल और एंथ्रोपोमेट्रिक इज द राइट आंसर। मोर्टेलिटी रेट नहीं आएगा इसके अंदर, और फूड प्रोडक्शन भी नहीं आएगा। सो कभी भी असेसमेंट की बात होती है न्यूट्रिशनल स्टेटस की, तो ABCD इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय, ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे डिटरमाइन करती है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव प्रोसेस से, या सोशियो हमारा इमोशनल प्रोसेस से, या बायोलॉजिकल प्रोसेस से। सो एक प्रोसेस जो है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब सिर्फ एक प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सारे एस्पेक्ट्स को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे वो हमारे बायोलॉजिकल हो, कॉग्निटिव हो, या फिर सोशियो इमोशनल प्रोसेस हो। इन सब की गाइस थ्योरी होती है, थ्योरीज होती है, और सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन भी कर रखी है बहुत ज्यादा अच्छे से, तो आप सर्च कर सकते हो, पर्टिकुलर टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक के आगे यू कैन राइट माई नेम, तब भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, KMS फैशन तब भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप नाम भी लिख दोगे मेरा श्वेतांबरी, तब भी आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। और स्टिल अगर नहीं होता तो आप चैनल को, अगर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हो, या फिर आप कमेंट कर देते हो, तो मैं कमेंट में भी आपको रिवर्ट कर दूंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे रखी है, यहाँ पर दो तरह की स्टेटमेंट दे रखी है, क्वेश्चन आता है कि वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब जैसे कि पीछे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताई कि जो आपका, अगर फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल असेसमेंट की बात बताई, तो आप उसको माइंड मैप कर सकते हो, मतलब अपने लॉजिक्स को अप्लाई कर सकते हो। मैंने बोला कि जब भी न्यूट्रिशनल असेसमेंट का क्वेश्चन आता है तो याद रखो ABCD इज द राइट आंसर। तो ABCD के अंदर है क्या वो तो आपको पता होना ही चाहिए, बट इस तरह से आप, जैसे अगर आपको लाइक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लर्न करने हैं, या फिर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लर्न करने हैं, तो उसके लिए भी काफी सारे इस तरह के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बने हैं, आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप इसी वे में लेके जा सकते हैं। So the power of the press to bring about social, political, and economic development is limited. And in capitalist societies, the press is primarily like any other business or industry. अब ये तो हम सब भी बोलते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि जो मीडिया है हमारा, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आपका, फोर्थ मीडिया वाला क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर येलो जर्नलिज्म के ऊपर आपका काफी बार क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिला, इवन दो वो क्वेश्चन अगर मैं बात करूं 2010 से 13-14 के अंदर भी देखने को मिला है, और 2020 के बाद भी देखने को मिला है, तो मतलब प्रीवियस ईयर में भी जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं। सो दैट इज प्रिटी मच ट्रू कि ये एक किस्म का बिजनेस है, एक किस्म की इंडस्ट्री है, और जहां पर जो इसकी पावर है वो सोसाइटी के हिसाब से, पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से चलती है, ठीक है ना। जो आपकी प्रेस के अंदर, जो आपके मीडिया के अंदर ज्यादा पैसा लग रहा है, ज्यादा पब्लिसिटी हो रही है, ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं, तो वहां पर क्या चीज होता है, जो आपका डाटा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे डिस्टॉर्ट होने के चांसेस भी रहते हैं। फाइन, क्यों, क्योंकि वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बन चुका है, ओके। तो ये भी अगर हम बात करेंगे आपके
कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर आपके एक्सटेंशन एजुकेशन से, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट से, वहां से इस तरह के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो गए, वो लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए, सम ऑफ द बैरियर्स टू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन बी। बैरियर क्या होगी, आपकी रुकावट हो गई है ना कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करने की, मतलब सोशल सर्कल के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेशन देनी है, वहां पर हमें किस तरीके से ये देखा जाए कि कौन कौन सी चीजें अड़चने पैदा कर सकती है। अब अगर मैं एक ऐसी सोसाइटी के अंदर हूं जहां पर लाइक मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता, लेकिन बोलना आता है, तो और मैं एक ऐसी जगह पे चली गई जहां पर पोस्टर्स लगे हुए हैं और मतलब सारा का सारा ऑडियो ऑडियो के साथ लेकिन विजुअल ज्यादा इम्पैक्टफुल वहां पर दे रखा है, तो वहां की जितनी भी चीजें हैं वो मैं नहीं समझ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए रुकावट क्या होगी, मेरी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मुझे तो वो चीज पढ़नी और लिखनी नहीं आती। तो सबसे पहली चीज आपका लिटरेसी, आपका लिटरेसी, अगर आप लिटरेट नहीं है तो अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपका लास्ट चैप्टर, आपके 10th चैप्टर में से क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट में से। तो रूरल एरियाज के अंदर जो ऑडियो विजुअल एड्स जो यूज किए जाते हैं वो उस पर्टिकुलर जगह को मद्देनजर रख के किए जाते हैं। ठीक है, कि उनको अब जैसे नुक्कड़ नाटक होता है आपका, ये सारे के सारी चीजें ना, या किस हिसाब से की जाती है, अब फार्मर्स है उनको रेडियो के ऊपर बोल के कृषि के बारे में सारी जानकारी दी जाती है, वो उसी तरह के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और सीड्स को यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम उनको जाके नोटबुक्स प्रोवाइड कर देंगे और वो मान लो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम सोशली किसी चीज की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसके अंदर एन नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। एन नंबर मतलब कितने भी नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उन सब का ध्यान में रखते हुए हमें ये सब कुछ देखना चाहिए। देन वी हैव टाइम, समय, वक्त भी सबका सेम होना चाहिए। अब अगर मैं एक वर्कशॉप करने लग जाऊं और कि भाई सब लोग वहां पर आए और मैं कुछ सिखाना चाहूँ और वो टाइम ऐसा हो कि मोस्ट ऑफ द पीपल कहीं ना कहीं एंगेज हो, तो वो भी एक बैरियर आएगा। देन लैंग्वेज, मुझे तो सिर्फ हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, और मैं कहीं पंजाब में चली गई जहाँ ठेठ पंजाबी आती है। ठीक है, या फिर मैं साउथ में चली गई जहाँ सिर्फ तमिल आती है, तो क्या होगा, लैंग्वेज बैरियर होगा। एंड फिजिकल लिमिट्स, फिजिकल लिमिट्स क्या हो गई, काम मेरा है कि मेरे को रस्सी कूदनी है और ऐसे लोग वहां पर इन्वॉल्व हैं जो व्हील चेयर पे हैं, फाइन, जिसमें वेल्थ का कहीं भी रोल नहीं है, मींस यू कैन एलिमिनेट इट, एलिमिनेशन मेथड को आप यूज कर सकते थे यहाँ पर, जस्ट बाय एलिमिनेटिंग वन। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, जितने भी कोड्स टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ज्यादा आसान होते हैं कब, अगर आप इस एलिमिनेशन मेथड को सीख लेते हो। रीजन इज, अब 5 ऑप्शंस दे रखे हैं इन लोगों ने और 4 कोड्स हैं हमारे। ठीक है, एक तो पढ़ के समझ में आ सकता है ना कि हाँ इसके मैक्स चांस हो सकते हैं कि ये नहीं हो इससे रिलेटेड, फाइन। तो कोई कितना ही अमीर हो, कोई अनपढ़ है वो भी अमीर हो सकता है, किसी के हाथ पांव या कुछ नहीं काम कर रहा वो भी अमीर हो सकता है। ठीक है, उसको चाहे लैंग्वेज सारी की सारी आती है। सो अमीरी और गरीबी का यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है, हर तरह का इंसान जो है वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मंदिर हो गए, मंदिर में हर तरह का इंसान जा सकता है, राइट। Most common, next question is the most common reason of egg spoiling, rotting is caused by which species? कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो मोस्ट कॉमन, अच्छा जब भी आप एग स्पॉइलेज की बात करते हो, यहाँ पर आपके 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, आपका फूड साइंस और फूड सर्विस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट,
आपका एग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ये मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, सो अगर मैं मोस्ट कॉमन रीजन बोलूँ एग स्पॉयलेज का, तो कोई भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है, बैक्टीरियाज की वजह से हो सकता है। अगर हम एग को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते, उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करते, उसको रेफ्रिजरेट नहीं करते, तो बैक्टीरिया एंटर हो सकता है एग शेल के पोर्स के अंदर और उसको अलग अलग तरह से स्पॉइल कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो इसको रोट करता है या अनप्लेजेंट ऑर्डर देता है, अब जितने भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब जो भी आपके ऑप्शंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट आर द रीजन, बट बट फॉर आर स्पॉयलेज ओनली, है ना, मतलब स्पॉयलेज, लेकिन कौन सी, रोटिंग के लिए स्यूडोमोनस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो प्रोटीन और फैट्स को, जो भी प्रोटीन और फैट हमारे एग के अंदर मौजूद होता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से फ्लेवर और ऑर्डर जो है वो खराब हो जाता है। फाइन, चलिए। सो गाइज आज ये हमने यहाँ पर अपने 15 क्वेश्चंस जो हैं ये कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ लेके आएंगे। तो आई होप अगर आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिए या टेलीग्राम पे लिख दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे गाइस।